नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ता है टैक्स मामले से। और मुद्दा क्या है? तो टैक्स मामलों में जो गिरफ्तारी होती है, अब वो गिरफ्तारी आसान नहीं होगी। और टैक्स से जुड़े हुए चोरी के जो मामले होते हैं, उस मामले में जो लोगों की गिरफ्तारी होती है, वो गिरफ्तारी उन लोगों को अलग अलग समस्याओं से ग्रसित भी करती है। चाहे सामाजिक समस्याओं की बात करें, उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है, इन सभी को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और इसी संदर्भ में अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। और इसी कारण से अब कहा जा रहा है कि टैक्स से संबंधित जो मामले हैं, उनमें जो गिरफ्तारी है वो अब पहले की तरह सीधे नहीं हो पाएगी। जैसे कि सामान्य जो अधिकारी होते थे वो अपने अधिकारों से बाहर जाकर ऐसे मामलों में गिरफ्तारी कर लेते थे, लेकिन अब वो आसान नहीं होगा। तो इसी मामले की हम चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम जो 2017 का है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में CGST एक्ट कहते हैं, तो इन दोनों अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकारी हैं उनको अब गिरफ्तारी की जो शक्ति है, उसके मनमाने जो उपयोग हैं, उनको रोकने की दिशा में अब जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो इसी मामले की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या बातें कही है, क्या खास दिशा निर्देश दिए हैं। और हाल ही में दिल्ली के जो पूर्व CM अरविंद केजरीवाल है, उनका एक मामला था जो कि प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ता था। तो उस मामले की भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर केजरीवाल बनाम जो प्रवर्तन निदेशालय 2025 का मामला है वो क्या था, उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या थी। और गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है, इससे जुड़े हुए जो नियम है, पुलिस शक्तियों का जो प्रयोग है, और इसके अलावा जो भी गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके क्या अधिकार होते हैं, इन पर भी बात करेंगे। और साथ ही जो दोनों अधिनियम है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और धन शोधन जो निवारण अधिनियम 2002 है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का मुद्दा यही है कि टैक्स मामलों में जो गिरफ्तारी पहले काफ़ी आसानी से हो जाती थी, अब वो नहीं होगी। ये पूरा मामला अब चर्चा में है। जैसा कि हमने बताया कि अपने देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017, जिसे आम बोलचाल में हम CGST एक्ट कहते हैं, इसके अंतर्गत जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तारी की शक्ति के जो मनमाने उपयोग वो करते थे, उनको रोकने की दिशा में अब एक महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें कि आखिर इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या कहना है, उसने क्या कहा है। तो देखिए, जो सीमा शुल्क है और जो CGST है, इन दोनों अधिनियमों के तहत जो कार्यरत अधिकारी हैं, इनसे संबंधित जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी पुलिस अधिकारियों की तरह ही क्या करते थे, गिरफ्तारी करते थे, जब्ती की शक्ति का प्रयोग करते थे। लेकिन उन्हें भी अब दंड प्रक्रिया जो संहिता है 1973 की CRPC, उसके तहत जो भी प्रतिबंध है उनका पालन करना अब अनिवार्य होगा, और ये मूल रूप से पुलिस अधिकारियों पर लागू होता है। तो ये बात कही गई है और इसी कारण से ये मामला अब चर्चा में बना हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि जो सीमा शुल्क है और जो CGST अधिनियम है, इसके तहत जो कार्यरत अधिकारी हैं, ये अधिकारी पुलिस अधिकारियों की तरह क्या करते थे, ये तलाशी करते थे, ये गिरफ्तारी का आदेश देते थे और अपने जब्ती की शक्ति का कहीं ना कहीं प्रयोग करते थे। हालांकि ये बात कही गई है कि उन्हें CRPC 1973 के तहत उन्हीं प्रतिबंधों का अब पालन करना होगा जो पुलिस अधिकारियों पर लागू होते हैं। ये निर्णय धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का जो PMLA जो एक्ट है उसके तहत जुड़ता है। जैसे कड़े जो कानून हैं, उन कानूनों के तहत जो गिरफ्तारी है
उसकी जो शक्ति है उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर कहीं न कहीं कंट्रोल करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का जो प्रयास है उसी का हिस्सा माना जाता है। और इसी मामले में एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल बनाम कह सकते हैं प्रवर्तन निदेशालय 2025 का मामला। और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है इसने पूरी तरह से ये बात क्लियर कर दी थी कि जो ईडी है, ईडी को गिरफ्तारी से पहले कुछ आवश्यक जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन अवश्य करना होगा। अब वही सख्त नियम सीजीएसटी और सीमा शुल्क अधिनियमों के तहत अब अधिकारियों पर लागू होंगे। तो ये क्लियर कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। इसकी बात अब ध्यान देने वाली बात होगी। और गिरफ्तारी से जुड़ी हुई जो बातें कही गई हैं कि आखिर इसका जो पूरा प्रोसेस है, जो इससे जुड़े हुए जो कानून और नियम है उनके बारे में अगर हम देखें तो सीमा शुल्क जो अधिनियम है इसकी जो धारा 104(4) है और जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 है, इसके अनुसार कुछ ऐसे अपराध जो संज्ञेय होते हैं और कुछ ऐसे जो गैर संज्ञेय होते हैं उसके रूप में क्या किया गया है, इसे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि वैसे अपराध संज्ञेय जिन्हें खुद संज्ञान में लिया जाता है और ऐसे जो गैर संज्ञेय हैं जिन्हें खुद संज्ञान में नहीं लिया जाता है, उसके बारे में जब कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है, उसकी जानकारी दी जाती है, तब उस पर प्रक्रिया होती है। उन्हें 2 भागों में, इन 2 कह सकते हैं कि अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संज्ञेय अपराध में जो भी अधिकारी हैं उनको बिना वारंट गिरफ्तारी करने का जो राइट्स है वो प्राप्त होता है, जबकि जो गैर संज्ञेय अपराध होते हैं उन मामलों में गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की जो अनुमति है वो आवश्यक होती है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के जो अधिकारी थे वो बिना अपने अधिकार के बाहर जाते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। जो उनके अधिकार क्षेत्र में कह सकते हैं अधिकार नहीं आते, उनका दुरुपयोग करते हुए ये किसी को कह सकते हैं कि अरेस्ट करते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में कहा कि बिना वारंट गिरफ्तारी करना एक कठोर पावर है, कठोर शक्ति है, जिसका उपयोग केवल कुछ खास जो सख्त घटनाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर ही की जानी चाहिए, नहीं तो फिर अधिकारों का हनन माना जाएगा। और इसी संदर्भ में देखें तो जो कोर्ट है उसने 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो स्थापित किए। पहला जो था वो गिरफ्तारी के लिए एक ठोस आवश्यक आधार होना चाहिए। अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने वाले जो व्यक्ति हैं उसके अपराध में संलिप्त होने के स्पष्ट अगर प्रमाण नहीं है तो फिर ये मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। दूसरी बात करें कि गिरफ्तारी के जो कारण हैं, जो कॉज हैं, वो लिखित रूप में क्या होने चाहिए, दर्ज होने चाहिए। अधिकारियों को गिरफ्तारी से पहले लिखित रूप में बताना होगा कि वे संबंधित व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करना चाहते हैं आखिर उसे क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो ये क्यों का प्रश्न यहाँ पर उसका जवाब देना होगा अधिकारियों को। और तीसरी बात है गिरफ्तारी के कारण जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनको बताना होगा ताकि वो अपनी कानूनी जो भी सुरक्षा है उसे सुनिश्चित कर सके और जमानत के लिए एप्लीकेशन या आवेदन कर सके। तो ये बात कही गई है इस फैसले में। कोर्ट ने 3 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो स्थापित किए। गिरफ्तारी के लिए ठोस जो साक्ष्य है वो अधिकारी को संबंधित व्यक्ति के लिए प्रस्तुत करना होगा। गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे और गिरफ्तारी के जो कारण हैं वो गिरफ्तार व्यक्ति को बताना होगा। अब बात कर ले पुलिस जो शक्तियां हैं इनके सीमित प्रयोग की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि भले ही कुछ मामलों में जो सीमा शुल्क है, जो सीजीएसटी अधिनियम है, उसके तहत जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी नहीं होते, लेकिन वे गिरफ्तारी, पूछताछ, जब्ती जैसे जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करते हैं। और इस कारण से इस तरह के जो शक्तियां हैं इनका उपयोग करने के कारण वे पुलिस अधिकारियों की तरह ही क्या होते हैं, सीमाओं में बंधे होंगे। और सीआरपीसी की जो धारा है उसी के तहत जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो नियम कानून है, उनका पालन उन्हें करना अनिवार्य होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यही नहीं, अदालत ने कुछ बातें भी स्पष्ट तौर पे कही हैं, जैसे सीमा शुल्क और सीजीएसटी के अधिनियम के तहत जो अधिकारी हैं ये पुलिस अधिकारियों जैसी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये शर्त है कि वे पूर्ण रूप से पुलिस अधिकारी नहीं माने जाएंगे। वो ठीक है उन पुलिस अधिकारियों की तरह ही कार्य करेंगे,
और कुछ खास जो अधिकार है उनका उपयोग करेंगे, लेकिन वे पूर्ण रूप से पुलिस अधिकारी नहीं माने जाएंगे। और ये जो अधिकारी हैं ये सीआरपीसी के नियमों और प्रतिबंधों के अधीन ही होंगे, जिससे उनके अधिकार क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। पुलिस स्टेशन के जो प्रभारी अधिकारी हैं उनसे परे कोई अतिरिक्त शक्ति इन अधिकारियों को नहीं दी जा सकती है। और जब भी गिरफ्तारी होगी तो उस गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति के जो संवैधानिक और जो कानूनी अधिकार है उसका सम्मान करना आवश्यक होगा, और उसका जो सम्मान है वो इन अधिकारियों को करना होगा। और किसी भी मामले में बिना ठोस साक्ष्य प्रमाण या प्रक्रियात्मक जो अनुपालन है उसके गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और इसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है। ये बात तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने की है। इसके अलावा देखिए, जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके अधिकारों के बारे में भी खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि जो व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं अधिकारियों के द्वारा, किसी भी इस तरह के संस्थान के द्वारा, तो उन व्यक्तियों के कुछ खास राइट्स हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद कुछ खास अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाना अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में क्या किया जा सकता है, नहीं रखा जा सकता, उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। दूसरी बात है कि गिरफ्तारी के समय परिवार या मित्र को सूचित करने का अधिकार उन गिरफ्तार व्यक्तियों के पास है। जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसको ये अधिकार है कि उसके परिवार को या उसे किसी उसका जो भी नज़दीकी है उससे इस गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दे दी जाए। इसके अलावा भी कुछ अधिकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताए, जैसे पूछताछ के दौरान जो वकील है, वकील की जो उपस्थिति है उसके अधिकार की बात कही गई। यानी जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको अपने वकील की सहायता लेने का क्या है, पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। बिना ठोस साक्ष्य के गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनके पास इसके स्पष्ट साक्ष्य या प्रमाण होने चाहिए। और गिरफ्तारी के कारणों की जो जानकारी है इसका जो अधिकार है उस गिरफ्तार व्यक्ति के पास है, क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति को ये जानने का पूरा अधिकार होगा कि उसे किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी हैं। इन सभी मामलों में देखें तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय बिंदु है। तो थोड़ा सा इस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। ये जो अधिनियम है ये सीमा शुल्क से जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं उनका मुख्य कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसके तहत देखें तो शुल्क की वसूली, आयात निर्यात की जो प्रक्रियाएं हैं और माल के आयात निर्यात पर रोक लगाने के जो प्रावधान है वो इस अधिनियम में शामिल किए गए। ये पूरा जो अधिनियम है ये पूरे भारत में लागू होता है। ऐसा नहीं कि भारत के किसी खास क्षेत्र के लिए लागू होता है, तो ऐसा नहीं, ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय सरकार को नियम विनियम जो है वो बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। साथ ही ये भी बात कही जाती है कि जो भी माल है, रसद है, उसकी अगर तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो व्यवस्था है वो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 है वो निश्चित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बारे में ये हम देख सकते हैं कि निर्यात के जो मामले हैं उन मामलों में जहाज पर जो माल लादने से पहले प्रवेश जावक की जो अनुमति है वो अनिवार्य है। साथ ही इसके ये भी कहा गया कि सीमा शुल्क जो टैरिफ अधिनियम 1975 है, इस अधिनियम के द्वारा जो भी टैरिफ होंगे, जो शुल्क होंगे, उनका वर्गीकरण और दर जो भी रेट्स होंगे वो तय की गई है। और इसमें खास तौर पे जो भी अतिरिक्त शुल्क कह सकते हैं हो सकता है, अधिमानी जो शुल्क हो सकता है, छेपड़ निरोधी शुल्क शामिल हो सकता है और संरक्षण शुल्क इसमें शामिल होता है। तो ये अधिनियम हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा जो अधिनियम है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जिसे PMLA बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी अगर हम देखें तो ये PMLA जो है और उसके तहत जो अधिसूचित नियम है ये 1 जुलाई 2005 से लागू हुए। तो ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये जो एक्ट है इसका जो मूल लक्ष्य है वो यही है कि अपराध से अर्जित जो अवैध धन है उसको वैध जो बनाने के तरीके हैं उस तरीके को क्या किया जाए, रोक दिया जाए। वो जो प्रक्रिया है कि एक तरह से देखें कि जो इलीगल कह सकते हैं कि एसेट है
उसको लीगल एसेट में बनाने की जो प्रक्रिया है, खास तौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले देखने को मिलते हैं, जिसमें जो ब्लैक मनी है इसे क्या किया जाता है, इसे वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसी जो प्रोसेस है इससे क्या किया जाए, इसे रोक दिया जाए। और अधिनियम जो है ये विस्तृत प्रावधानों के माध्यम से जो भी संदिग्ध इलीगल जो लेन देन है उसकी जांच करने और जो भी अवैध मनी होगी, जो इलीगल एसेट होगा, जो मनी होगी, उसकी पहचान करने की व्यवस्था प्रस्तुत करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रवर्तन जो निदेशालय है ईडी को वित्तीय अपराधों की जो जांच है, संपत्ति की जब्ती और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और जो पीएमएलए है इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि अधिकारियों को जो भी संदिग्ध जो व्यक्ति है उसकी जो गिरफ्तारी है, उसकी तलाशी है, उसकी जो जब्ती है, खासतौर पे संपत्ति जब्ती के मामले में ये अधिकार उसे प्रदान किए गए हैं ताकि अवैध जो धन है उसके स्रोत का, उसके सोर्स का ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ उसका स्रोत है, मूल स्रोत कहाँ पर है, जिससे इस तरह की व्यवस्था धीरे धीरे पनप रही है। तो ये सारी बातें हैं जिन पर हमने चर्चा की और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि अब टैक्स मामलों में जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी होना आसान नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और जो केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 है, जिसे हम CGST एक्ट कहते हैं, उसके अंतर्गत अब अधिकारियों को गिरफ्तारी की जो शक्ति है उसके मनमाने उपयोग को रोकने के लिए ये खास दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिया है। चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। जो PMLA है आखिर इसका पूरा कह सकते हैं कि यहाँ पर नाम क्या हो सकता है, फुल फॉर्म क्या हो सकता है। विकल्प दिए गए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं और उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से आप प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।